हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाबूजी, अगर आपको रोटी ही खानी थी तो आपको पहले ही बोलना था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जब जिसका जी चाहा वो खा लिया। यहाँ गिनकर बनती हैं रोटियाँ। ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटी तैयार मिलेगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी। आज मैं किसी तरह चावल खा लूँगी, बोलकर तमक कर उठी सीमा और 2 रोटियां रितेश जी को प्लेट में बड़ी ही उपेक्षा से रखी और खुद चावल वाले डोंगे से चावल निकालकर अपनी प्लेट में रखने लगी। रितेश जी अपनी बहू का यह रूप देखकर एकदम अवाक रह गए। उन्हें अपने इस अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, सीमा का ऐसा व्यवहार देखकर चौंक तो नीलम जी भी गई थी, पर उनसे पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बोल पड़ी। बहू, तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो रोटी। रहने दीजिए माँ जी, ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियाँ। आप दोनों एक जैसे हैं। अब चलिए खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाने दीजिए। उन्हें भी अपनी बड़ी बहू से यह उम्मीद नहीं थी और वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ रोटी को लेकर नहीं है, बल्कि अब बहू बेटा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मोहित थोड़ा सा तो लिहाज करता ही था, इसलिए दोनों ने इस आशा के साथ अपने बेटे की तरफ देखा कि शायद वह अपनी पत्नी की बात का विरोध करते हुए कहेगा, भला ऐसे कैसे तुम अम्मा और बाबूजी से बात कर रही हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा सिर झुकाए चुपचाप रोटी के टुकड़े तोड़कर अपने मुंह में रख रहा है, तब वो समझ गए कि अब इस घर में उनका दाना पानी उठ चुका है। अब सम्मान की रोटी यहाँ हरगिज नसीब नहीं होगी। और चुपचाप दोनों अपमान के घूंट के साथ किसी तरह रोटी के टुकड़े निगल गए। रितेश जी ने तो दोबारा सब्जी भी नहीं ली, बस किसी तरह रोटी दाल में भिगो कर निगल गए। अगर जरा सा भी खाना छोड़ देते तो फिर से सुनने को मिलता कि खाना बर्बाद कर रहे हैं। इधर पति के अपमान से और बेटे की चुप्पी से नीलम जी की आंखों से आंसू इस तरह बह रहे थे कि रोटी कुछ ज़्यादा ही नमकीन लग रही थी। लेकिन उन्होंने भी बिना एक भी आवाज़ किए किसी तरह थाली का खाना खत्म किया। खाना खत्म करके दोनों जब अपने कमरे में आए तो कुछ देर तक उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। इतना अपमान और ऐसी बेरुखी उन्हें जीवन में पहली बार देखने के लिए मिली थी, और खाने को लेकर भी इतना अपमान कभी नहीं हुआ था। लगभग पिछले 2 महीने से मोहित और बहू उनसे खराब व्यवहार कर रहे थे। बहू तो सास से उलझने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी। आज रविवार होने की वजह से पूरा परिवार साथ में लंच कर रहा था। अनिल और सुनील पहले ही खाकर टीवी देखने चले गए थे। वैसे तो दोपहर में रितेश जी आदतन चावल ही खाते थे। आज बहू ने पनीर बनाया था और पनीर उन्हें रोटी के साथ ही अच्छा लगता था। अतः बहू से रोटी मांग कर बैठे तो ऐसा लगा जैसे तूफान आ गया हो। बहू का वो रौद्र रूप, वो आंखें तरेर कर हाथ नचाना, यह सब याद करके रितेश जी और नीलम जी अपमानित सा महसूस कर रहे थे। इस बात को दिल से मत लगाओ दुल्हन, बहू थक गई होगी। फिर मैंने भी खामखा रोटी मांगकर उससे परेशान कर दिया था। जब नीलम जी ब्याह कर आई थी तब रितेश जी का बड़ा सा संयुक्त परिवार हुआ करता था। 3 सास और एक परसास घर में सबकी लाडली बहू थी। गुलगोथनी सी प्यारी भोली भाली नीलम जी। सब उन्हें दुल्हन कहकर बुलाती तो जाने कब सबकी सुना सुनी रितेश जी भी अपनी पत्नी को दुल्हन कहकर बुलाने लगे थे। और आज जबकि खुद नीलम जी 2 बहुओं की सास थी, फिर भी रितेश जी उन्हें दुल्हन कहकर ही बुलाते। पति के मुंह से सहानुभूति के 2 शब्द सुनकर नीलम जी के अब तक जतन से रोके हुए आंसू निकल पड़े। वो ऐसी हिचकियाँ ले
लेकर रोने लगी जैसे कोई हादसा हो गया हो। रोते हुए मुंह साड़ी के आंचल से दबा दिया ताकि रोने की आवाज़ बाहर कमरे से बाहर न जाए। रितेश जी उनकी पीठ सहलाते रहे। थोड़ी देर बाद जब नीलम जी कुछ संयत हुई तो बोल पड़ी, अब चलिए यहाँ से। इतना अपमान होता रहा आपका, फिर भी आपसे वह रोटी खाई कैसे गई? तब बेहद निराश होकर रितेश जी बोले, यह सोचकर खा लेता हूँ कि दुल्हन कि भले ही खाना बहू ने बनाया हो पर कमाई तो मेरे बेटे की है। बोलते हुए आंखें छलक आई रितेश जी की, जिन्हें नीलम जी ने आगे बढ़कर अपने आंचल से आंसू पोंछ दिया। सच में बुढ़ापा इंसान को इतना मजबूर बना देता है। जब शरीर की शक्ति क्षीण होती है तो अपमान का गरल भी पीना पड़ता है। आज नीलम जी को याद आ रहा था जो उसकी बहन ने कहा था कि दीदी चाहे कुछ भी हो जाए पर अपना घर बेटा बहू के नाम मत करना। पर अब तो भावुकता में उनसे गलती हो गई थी। अब क्या हो सकता था? दरअसल रितेश जी और नीलम जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहित और छोटा बेटा रोहित। मोहित हमेशा से माँ का लाडला रहा था। वह बड़ी मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था। अपनी पहली संतान को प्यार करते हुए नीलम जी ने जैसे ही अपनी आंखों पर पट्टी ही बांध ली थी। इसलिए मोहित का स्वार्थी स्वभाव और खुदगर्जी उन्हें थोड़ा भी दिखाई नहीं देता था। रोहित मोहित के मुकाबले पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था पर ज़्यादा अनुशासित था। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए मोहित और भी बदमाश होता गया और रोहित अपने लक्ष्य को समर्पित होने लगा। मोहित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा और रोहित इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने के बाद नौकरी के सिलसिले में जो अमेरिका चला गया। अमेरिका में वहीं की लड़की के साथ शादी करके वहीं का होकर रह गया था। उसने माता पिता के संपर्क तो नहीं तोड़ा था पर उसने शादी का एक भारतीय मूल की लड़की शीला से कर ली थी जिसके पिता अमेरिका में ही बस गए थे। वैसे तो उससे माता पिता को कोई खास नाराज़गी नहीं थी क्योंकि उन्हें रोहित से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सारी उम्मीद अपने बड़े बेटे मोहित से लगा रखी थी। रितेश जी ने अपने सर्विस कॉल में सारी जमा पूंजी लगाकर मकान बनवाया था। 4 साल पहले रेलवे की सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे और दोनों पति पत्नी चितरंजन में आराम से रह रहे थे। मोहित एक प्राइवेट फर्म में था और बेंगलोर में नौकरी कर रहा था। वह पत्नी सहित दोनों बेटों अनिल और सुनील के साथ रह रहा था। अब उन्हें वहां पर अपना फ्लैट लेना था और पैसे कम पड़ रहे थे। इसके अलावा उसके दिमाग में मकान को अकेले हड़पने की योजना भी चल रही थी। छोटे बेटे रोहित ने विदेशी लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए माता पिता दोनों उससे तो नाराज ही थे और इसी का फायदा उठाया मोहित ने। मोहित के सास ससुर भी उसी की कमाई पर पल रहे थे और उनके साथ ही रहते थे। अब रितेश जी और नीलम जी के आ जाने से उन्हें मोहित ने अलग एक किराए के घर में रखवा दिया था। इसलिए भी सीमा को सास ससुर का इतना ज़्यादा खटक रहे थे। अब वो उन्हें बड़ा सा घर हड़पना था तो तिकड़म भी बड़ी ही लगानी पड़ रही थी। इसके लिए रोहित की हिस्सेदारी घर पर ख़त्म करनी ज़रूरी थी। मोहित और सीमा ने अपना दिमाग लगाया कि रोहित ने तो शीला से लव मैरिज कर ली है और विदेशों में शादियां तो टिकती नहीं, इसलिए अगर उनका तलाक हुआ तो माता पिता ने घर और जायदाद का बंटवारा किया तो एक हिस्सा शीला को भी मिलेगा। इस तरह मेहनत से बना हुआ घर किसी और के हाथ में चला जाएगा। फिर उन्होंने अपनी माँ की भावनाओं को उकसाते हुए कहा, सोचो माँ, जिस घर में आप ठाकुर जी की पूजा करते हो वहाँ विदेशी आकर मांस खाएं तो अपवित्र हो जाएगा। ये सुनकर नीलम जी तिलमिला गई। फिर किसी तरह रितेश जी को जोर दिलाकर घर मोहित के नाम लिखवा दिया।
तब तो बेटा बहू इतना मीठा बोलते और इतना मान सत्कार और आदर देते कि नीलम जी और रितेश जी एकदम गदगद हो गए। फिर रितेश जी उनकी बातों में आकर अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ आकर बेंगलोर में रहने चले आए। तब कुछ दिनों में वो लोग अपनी असलियत पर उतर आए। इधर रितेश जी और नीलम जी से अब अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उस घर और पेंशन की मामूली रकम के अलावा और कोई संपत्ति भी नहीं थी उनके पास। घर तो मोहित अपने नाम लिखवा चुका था। पेंशन की अधिकांश रकम घर के राशन पर खर्च हो जाती। बहू की ढिठाई तो इतनी थी कि मोहित के ऑफिस जाते ही घर के बढ़े हुए खर्चे का रोना लेकर बैठ जाती और फिर रितेश जी को बाजार से सामान लाना ही पड़ता। उन्हें पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बहू उन्हें यह याद दिलाना नहीं भूलती थी कि उन्हें उन दोनों के आने से घर का खर्चा भी बढ़ गया था और रितेश जी को पेंशन तो मिलती ही है। कुल मिलाकर दूध सब्जी का खर्चा तो रितेश जी उठा रहे थे। अब कभी कभी राशन भी लाना पड़ जाता था। दोनों पति पत्नी सज्जन थे और उनका पैसा बेटा बहू और बच्चों पर खर्च हो रहा था, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ऐसे में पेंशन की सारी रकम राशन पर ही खर्च हो रही थी। हाँ, इतना गनीमत ये था कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे, इसलिए मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई थी, वरना घर की हालत को देखते हुए भारी बीमारी में दवा का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। आज रितेश जी को बहुत अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अब बेटे मोहित की बात मानकर अपना मकान क्यों उसके नाम कर दिया। इन दिनों रितेश जी अक्सर सोचा करते कि कम से कम अपना खुद का घर होता, सिर पर एक इज्जत की छत होती। इतना अपमान और तिरस्कार सहकर वह कभी भी किसी और के घर में नहीं रहते। अब जो व्यवहार मोहित और बहू उनके साथ कर रहे थे, ऐसे लोगों को अपना तो कहा ही नहीं जा सकता था। कितना सुंदर हवादार घर था। वो बड़ा सा अहाता उस घर की खूबसूरती को और बढ़ा देता था। बचपन में दोनों बच्चे टायर लगाकर बड़े पेड़ से टांग लिया करते और झूलकर बहुत खुश होते थे। समय के साथ लोग फ्लैट में रहने लगे थे, पर रितेश जी को वह हवादार घर बहुत प्रिय था। अब मोहित अपने नाम कराकर जल्दी से किसी दूसरे को बेच भी दिया था। उसके मन में ये बात जरूर आई होगी कि अगर किसी को भी बेचा नहीं तो कल को विनोद उस पर अपना हक जमा सकता है। जब तो मोहित और सीमा इतना प्यार दिखा रहे थे, रितेश जी को लगा कि वह कितने किस्मत वाले हैं जो उन्हें इतने अच्छे बेटा और बहू मिले हैं। लेकिन घर उनके नाम करते ही लगभग 2-3 महीने के अंदर ही दोनों के साथ खराब व्यवहार शुरू हो गया था। लोग सच ही कहते हैं कि सबसे पहले इंसान ही अपना रंग बदलता है। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। आज जीवन की नीरस संध्या में दोनों अपने सूने मन के आंगन को लेकर सोच रहे थे कि अब इसमें उजाला कौन करेगा। लेकिन सच ही कहते हैं कि हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है। एक दिन छोटे बेटे रोहित का फोन आया तो संयोग से दोनों उस समय पार्क में थे। वह भी बहू को प्राइवेसी देने के लिए निकल आए थे, क्योंकि उनके रहने से बहू का मुंह हमेशा ही सूजा हुआ रहता था। एक दिन मोहित ने खुद कहा था कि अम्मा बाबूजी, आप लोग हमेशा घर में पड़े मत रहिए, बल्कि कभी कभी बाहर पार्क में घूम आया कीजिए, इससे सीमा को भी सुकून मिल जाएगा। वैसे भी दोनों जब घर पर होते थे तो बेटा बहू दोनों ही कड़ी नज़र रहती थी कि वह किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, इसलिए जब घर में किसी का फ़ोन आता था तो वो नहीं उठाते थे। आज दोनों पार्क में निकल आए तो खुली हवा में थोड़ी देर को अपना अपमान भूल बैठे थे। आखिरकार सरल हृदय जो थे। आज संयोग अच्छा था जो रोहित का फ़ोन आया और
रितेश जी ने बातचीत के बाद फ़ोन नीलम जी को पकड़ा दिया था। नीलम जी रोते बिलखते हुए मोहित की सारी कारस्तानी रोहित को बता दी। सुनकर रोहित स्तंभ रह गया और जल्दी आने का आश्वासन दिया। फिर बोला, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, शीला माँ बनने वाली है। सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। अब रोहित घर आया तो माँ पिताजी की दयनीय हालत देखकर उसे सारी परिस्थिति समझने में देर नहीं लगी। रोहित सब जान गया था कि भैया भाभी ने बाबूजी का मकान हड़पने में और मेरा हक मारने के लिए ये सब किया है। क्योंकि भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति भी ठीक नहीं था, इसलिए वह उनके घर में भी नहीं ठहरा और होटल में ही रुका था। अब आगे की लड़ाई आसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। रोहित माता पिता की तकलीफ नहीं देख पा रहा था। यहाँ तक कि भैया भाभी के घर पर अपने माँ पिताजी के ढंग से बात तक करने को तरस गया था। माँ अपनी डबडबाई आंखों और कांपते होठों से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर भाभी हमेशा अपना कान इधर ही लगाए रहती थी कि कहीं रोहित माँ पिताजी के कान तो नहीं भर रहा है। इसके अलावा रोहित ने जब यह चाहा कि जिस होटल में वह रुका है माँ पापा को वहाँ ले जाए, उन्हें बाजार घुमा लाए, कुछ शॉपिंग करा दे, तो इसकी अनुमति भी भैया भाभी ने नहीं दी कि अब उनकी उम्र हो गई है। बाहर का कुछ खास खाएंगे पिएंगे तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि रोहित और माँ बाबूजी तीनों यह समझ रहे थे कि इस बात में कोई दम नहीं है। बस मोहित और सीमा चाहते थे कि माँ और पिताजी किसी से बात ना करें। अब रोहित बाहर रहकर रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह से समझ चुका था। उसने अपने माता पिता को खुश करने का एक उपाय सोचा कि किसी तरह वह उनका घर खरीद कर दे दे। इसलिए उसने अपनी जमा पूंजी की मोटी रकम दोबारा उस मकान को खरीदने में लगा दी। अपने देश से बाहर जाकर रोहित और भी संवेदनशील हो चुका था, यहाँ तक कि रिश्तों की क्या अहमियत है एवं माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। यह सब बातें रोहित अब समझने लगा था। इसलिए रितेश जी और नीलम जी के लिए इसका प्यार और बढ़ गया था। अब वह अपने माता पिता की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं चाहता था। अब की बार रोहित दिवाली की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए घर आया तो शीला और बच्चे को भी अपने साथ लेकर आया। वो पहले की तरह होटल में ही ठहरा। सबसे पहले माँ पिताजी को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाने की अनुमति मांगी। माँ भैया भाभी के पास गया तो भैया भाभी ने उससे नाराज होते हुए कहा, हमें क्या पता आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, ध्यान रखना इनका। वैसे ये दोनों इतने चालाक और कामचोर हैं कि कोई भी इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता। कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़कर बर्बाद न हो जाएं। अगर रोहित चाहता तो भाभी की बात का करारा जवाब दे सकता था, पर इस समय उसे अपने माता पिता की भलाई के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी उनका सामान पैक किया और अपने साथ टैक्सी में बिठा लिया। जब नीलम जी और रितेश जी घर से बाहर निकल रहे थे उस वक्त मोहित तो ऑफिस से ही नहीं आया था और बहू जानबूझकर रसोई में चली गई थी ताकि उसे बाहर आकर उन्हें विदा ना करना पड़े। सीमा अपने आप में इतनी मगरूर थी और चाहती कि माता पिता को देखने को कोई रिश्तेदार भी ना आए और वह उन्हें अपने पास रखकर ही सताए। खैर वह भी अभी खुश थी कि कुछ दिनों के लिए तो किसी तरह वृद्ध माता पिता से छुट्टी मिली। फिर रोहित से कहने लगी, कुछ दिन इन्हें अपने साथ रखेंगे तब पता चल जाएगा कि बूढ़ों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद आप तो विदेश चले जाएंगे, फिर से इन्हें हमारे ही सिर पर पटक कर जाएंगे। वृद्धों के साथ रहना इतना भी आसान नहीं है और यहाँ तो दो हैं और दोनों ही एक जैसे। अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर रोहित का तो खून खौल गया। उसका मन किया कि वहीं पर भाभी को खरी खोटी सुनाए, पर कुछ सोचकर चुप ही रहा। उस दिन छोटी दिवाली थी, इसलिए अनिल और सुनील घर में ही थे। दादा दादी के जाने का नाम सुनकर
दोनों बच्चे दादा दादी से लिपट गए। पूछने लगे, दादा दादी आप दोनों कहाँ जा रहे हो? चाचू आप दादा दादी को कहाँ लेकर जा रहे हो? बच्चों की बातों से नीलम और रितेश जी का मन बस पिघलने को ही था कि अगले ही पल बेटे बहू का प्रतिदिन का अपमान याद आ गया। वो दृढ़ कदमों से छोटे बेटे के साथ बाहर निकल आए। रोहित कुछ नहीं कह रहा था। पूरे रास्ते वह चुप ही था। जब गाड़ी स्टेशन की तरफ मुड़ी तब नीलम जी से रहा नहीं गया। बेटा हमें तू कहाँ ले जा रहा है? तो रोहित ने मुस्कुराकर कहा, माँ हम घर जा रहे हैं। फिर रितेश जी की ओर मुखातिब होकर बोला, बाबूजी हम तीनों का चितरंजन का टिकट करवाया है, हम वहीं जा रहे हैं। आप दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है। जो भी हो, लेकिन रितेश जी व नीलम जी को इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि रोहित उन्हें वह मकान दिलवाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद रोहित उन्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां उन्होंने ज़िंदगी के इतने खूबसूरत साल गुजारे थे। चितरंजन पहुंचकर रोहित ने सीधे घर के लिए टैक्सी की। तब नीलम जी ने पूछा, रोहित तू अपनी कॉलोनी में क्यों लिए जा रहा है? क्या किसी के घर कोई शुभ समारोह है? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ देर और माँ। टैक्सी जब घर के सामने पहुंची तब रोहित ने दोनों को सहारा देकर उतारा। फिर रितेश जी के हाथ में घर की चाबी देकर बोला, बाबूजी लीजिए घर की चाबी और खोलिए घर का गेट। अब इस घर से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। मैंने यह घर खरीद लिया है। यह कहते हुए रोहित माँ का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद सारा सामान अंदर रखकर जब रोहित और रितेश जी ने नीलम जी को ढूंढा तो एक बहुत ही मार्मिक दृश्य दिखाई दिया। नीलम जी ने घर के हर दरवाजे खिड़की को पकड़कर ऐसे रो रही थी जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे को पकड़कर रोती है। थोड़ी देर में बच्चों की तरह खुश होकर बोली, अरे बेटा तूने तो मेरे ठाकुर जी को भी बुला लिया है। कुछ देर बाद रोहित शीला और बच्चे को भी ले आया। शीला अपनी मामी के घर ठहरी थी जो इंडिया में ही रहते थे। चितरंजन के समीप आसनसोल में शीला के मामा का घर था। आज सब लोग इकट्ठे हुए थे। दोनों अपनी छोटी बहू और पोते से मिलकर गदगद हो गए थे। आज घर में जो खाना बना था वह बहुत स्वादिष्ट था। उसमें किसी का अपमान जो नहीं छुपा था। और आज रोटियां गिनकर नहीं बनी थी क्योंकि इस घर में कभी भी रोटियां गिनकर नहीं बनती थी। एक बेटे ने आज माँ पिताजी को स्वाभिमान की ज़िंदगी दी थी। आज रितेश जी सोच रहे थे जैसे सारी उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे ही सारे बच्चों के संस्कार एक जैसे नहीं होते हैं। उन्हें अपने रोहित जैसे बेटे पर गर्व हो रहा था। और कहानी यहीं तक